अब देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स का जो सोर्सेज है, मेजर सोर्स, वो क्या है? अर्थ क्रस्ट है, आपका पृथ्वी का गर्भ है। ठीक है, वहां से आपका मेटल का मेन सोर्स निकलता है। सी वाटर एल्सो कंटेन्स सॉल्ट ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc। मीन्स कि सी वाटर भी आपका मेटल्स के सॉल्ट कंटेंट किए रहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब वगैरह। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। बहुत सारे मेटल्स जो है क्वाइट रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटासियम आपका दिखा था, मैग्नीशियम, ये सब क्वाइट रिएक्टिव हैं। लेकिन कुछ हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। इसलिए वो फ्री नेचर में आपके एलिमेंट, फ्री एलिमेंट में, नेचर प्रकृति में आपका नहीं पाया जाता है, फ्री नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ देयर कंपाउंड। इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में। द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब कंपाउंड, मेटल्स के कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल क्लोराइड etc के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इन दिज कंपाउंड्स द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन। मीन्स कि आपके जो आयंस, जो आपके जो ये मेटल्स में जो प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव आयंस या कैटायंस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ओनली ए फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज मेटल। मीन्स कि आपके कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम, यही चार मेटल हैं जो आपके फ्री स्टेट में पाया जाता है। मीन्स कि उसके साथ कोई भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं, ये सिर्फ आपके फ्री एलिमेंट में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल रिएक्टिविटी उसका लो होता है, इसलिए उसमें वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। When a metal is found as free element, it is said to be occur in native state। मीन्स कि जो मेटल आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री एलिमेंट में पाया जाता है, उसको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। और जो आपका कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। ठीक है, जो मेटल आपका कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। और जो आपका फ्री एलिमेंट के रूप में पाया जाता है मेटल, उसको बोलते हैं हम नेटिव स्टेट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स आर इन नेटिव स्टेट। इसलिए हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम को हम बोल सकते हैं कि वो फ्री नेटिव स्टेट है। ठीक है, अकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट। ठीक है, मीन्स प्लीज नोट दैट कॉपर एंड सिल्वर मेटल अकर इन फ्री स्टेट। कॉपर और सिल्वर मेटल जो है वो फ्री स्टेट मीन्स नेटिव स्टेट में पाया जाता है, एज वेल एंड इन कंबाइंड स्टेट। मीन्स कि आपका कॉपर और सिल्वर मेटल दो ऐसा मेटल है, वो फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है, नेटिव स्टेट में भी पाया जा सकता है, और कंबाइंड स्टेट मीन्स कि कंपाउंड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम हमेशा वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मीन्स कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखे थे कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटासियम था और लीस्ट रिएक्टिव आपका प्लेटिनम और गोल्ड था ना। तो वी कैन रिलेट द अकरेंस ऑफ मेटल्स टू दी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एज फॉलोज। मीन्स कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट अभी पढ़े थे जस्ट ऊपर में, तो उससे हम रिलेट करके मेटल्स का अकरेंस देखेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, द मेटल विच आर हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल आपके रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री एलिमेंट। नेचर में वो कभी रिएक्टिव स्टेट या फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते। जो कौन कौन, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, दे आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट मीन्स कि ये हमेशा आपके कंबाइंड स्टेट में मीन्स कि कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलेगा। द मेटल्स प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में प्रेजेंट है आपका क्या हो गया, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड। ठीक है, तो आपका जिंक, आयरन और लीड जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है विच आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये भी क्या है, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन मॉडरेटली रिएक्ट करता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है, बीच में रिएक्ट करता है, इसलिए वो भी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड एबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो भी मेटल आपके कॉपर से एबव प्लेस्ड है वो आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड।
जो मेटल आपके कंपाउंड कॉपर से आप रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे अभी, जो उसके ऊपर पाया जाता है मेटल, वो सब कंपाउंड के स्टेट में पाया जाता है, मीन्स की कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। द मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कॉपर से नीचे जो आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आर दी लिस्ट रिएक्टिव और अनरिएक्टिव, वो मतलब लिस्ट रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव मतलब कि रिएक्ट नहीं करेगा। हैंस फाउंड इन फ्री स्टेट एज मेटल, इसलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कॉपर और सिल्वर आपका दोनों स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी और फ्री स्टेट में भी। लेकिन कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। कॉपर और सिल्वर आपका थोड़ा स्मॉल अमाउंट में फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन मेनली एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में। कॉपर आपका सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है और आपका ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखेंगे मिनरल्स एंड ओर्स। क्या देखेंगे? मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स किसको बोलेंगे? मिनरल द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ, उसको मिनरल्स बोलेंगे। वैसा नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, मेटल या मेटल के कंपाउंड फाउंड हो अर्थ से, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। तो द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। सब मिनरल्स में कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल्स, मतलब कि सम जो मिनरल्स है वो लार्ज परसेंटेज में क्या मेटल्स पाया जाता है, वेयर एज अदर में कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल्स। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका ओर है, किसका है? हेमेटाइट का ओर है, मीन्स कि Fe2O3 आपका ओर है ये। ठीक है, आप देखते हैं क्या कि और किसको बोलेंगे कि दोज मिनरल्स से आपका ओर्स निकलता है, मिनरल से आपको रिफाइन करके क्या ओर्स निकलता है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। जो मिनरल से हम क्या करें, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकालें, प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट हो और कन्वेंटली सुविधा अनुसार, तो उसको हम बोलेंगे ओर्स। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मीन्स कि सबसे पहले मिनरल्स निकलता है, फिर मिनरल्स हम लोग ओर्स निकालते हैं। ठीक है, एंड और कंटेंस ए गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, मीन्स कि वहाँ पे आपका ओर्स में अच्छा परसेंटेज में आपका मेटल पाया जाता है, उसमें इंप्योरिटीज ना के बराबर में रहता है। ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन सभी ओर्स क्या मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स आपका ओर्स नहीं हो सकता है। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो आपको याद रखना है, सभी मिनरल्स आपका ओर्स नहीं हो सकता है, लेकिन सभी ओर्स आपके मिनरल्स हो सकते हैं। तो मिनरल्स आपका ओर्स से कहाँ? मिनरल से आपका ओर्स मिला है। ठीक है, तो आपके कुछ दिए हुए हैं ओर्स का नाम, वो आपको याद करना है। जैसे हमको बता रहे हैं ये आपका इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ठीक है, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, नेम ऑफ ओर, ठीक है, फिर नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर और फार्मूला ऑफ ओर, ये आपको याद करना है। सोडियम आपका रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, कंपाउंड का नाम। अल्मुनियम का और बॉक्साइट से निकाला जाता है, अल्मुनियम ऑक्साइड Al2O3 और 2 वाटर आपका फार्मूला होता है, डाइहाइड्रेट। ठीक है, फिर मैंगनीज का आपका पायरोलूसाइड, आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 आपका फार्मूला होता है। पायरोलूसाइड किसका और है? मैंगनीज का। जिंक का आपका दो और है, आपका केलेमिन और आपका जिंक ब्लेंड। केलेमिन जिंक कार्बोनेट होता है और जिंक ब्लेंड आपका जिंक सल्फाइड होता है। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ZnCO3 और आपका जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला ZnS होता है। ठीक है, आयरन का भी दो और होता है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट आपका फेरिक ऑक्साइड होता है और मैग्नेटाइट भी मैग्नेटाइट आपका FeO होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट आयरन का दो मेन और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आपका फार्मूला आयरन 3 ऑक्साइड, मीन्स फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बोल सकते हैं Fe2O3 और मैग्नेटाइट में फेरस ऑक्साइड होता है FeO। कॉपर आपका क्यूपराइट और कॉपर ग्लेस, ये दो और होते हैं मेनली, कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर ग्लेस। क्यूपराइट में आपका कॉपर 1 ऑक्साइड आता है, कॉपर 1 ऑक्साइड मीन्स कि आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड आता है। क्या आता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर 2 Cu2O होता है फार्मूला। कॉपर ग्लेस का आपका कॉपर 1 सल्फाइड मीन्स की क्यूप्रिक सल्फाइड आता है। क्यूप्रिक सल्फाइड मीन्स कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं Cu2S। मरकरी का आपका होता है सिनाबार, HgS फार्मूला होता है HgS।
मरकरी सल्फाइड आपका मीन्स की मरकरस सल्फाइड होता है फार्मूला, मीन्स की इसका वैलेंसी 2 HgH आता है। ठीक है, तो ए आपका ओर्स और आपका ए ओर्स और आपका कौन मेटल उससे निकलेगा, ए आपको याद कर लेना है, उसका फार्मूला याद कर लेना है और का, और कंपाउंड का नाम भी याद कर लेना और की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप कैसे इस मेटल को ओर से निकालेंगे वो देखेंगे। टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मीन्स कि ओर से आपको क्या निकालना है, इसका ओर से मेटल ऑब्टेन करने की प्रॉपर्टी को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम द इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, द वेरियस प्रोसेसेज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। आप देखे होंगे कि इंजीनियर में एक मेटलर्जी का नाम है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो मेटलर्जी प्रोडक्शन मैकेनिकल ये सब इंजीनियर है, वो स्टील्स के बारे में यही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे निकलता है वो स्टडी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वेरियस प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व मेटल के एक्सट्रैक्ट करने में जो इन्वॉल्व करते हैं वेरियस प्रोसेस, ठीक है, उसके ओर को ओर्स से जो और रिफाइनिंग करते हैं उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग, मीन्स कि ओर से जो अलग अलग प्रोसेस यूज करके हम लोग मेटल्स को निकालते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। प्लीज नोट दैट एक सिंगल प्रोसेस में हम मेटल को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल प्रोसेस को यूज कर लिया और मेटल को निकाल लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। द प्रोसेस टू बी यूज्ड फ्रॉम मेटल टू मेटल, 3 मेजर स्टेप्स हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकालने के लिए हम लोग 3 मेजर स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं ओर्स से निकालने के लिए मेटल को। ठीक है, तो पहला करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मीन्स की इनरिचमेंट ऑफ ओर, कि उसको और को कंसंट्रेशन बनाते हैं, मीन्स कि उसके पास जो होता है उसको इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल। फिर दूसरा बात, जब कंसंट्रेशन और बना लिए तो दूसरा हम करते हैं मेटल को कंसंट्रेटेड और को मेटल में कन्वर्ज करते हैं। फिर तीसरा आपका रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, रिफाइनिंग करते या प्योरिफिकेशन करते हैं इम्प्योर मेटल का, उसके बाद आपका शुद्ध मेटल, आपका प्योर मेटल मिल जाता है। तो 3 स्टेप आपके कौन कौन स्टेप, पहला कंसंट्रेशन ऑफ और, दूसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल या प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ये एक करके अब देखेंगे, स्टेप को हम देखें। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ और या इनरिचमेंट ऑफ और को देखेंगे। तो क्या होता है, और इज इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल, मीन्स कि और जो है आपका मेटल कंटेंट किया हुआ इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का, जो लार्ज अमाउंट में सैंड या रॉकी मटेरियल उसमें कंटेंट में की इम्प्योरिटीज मिक्स है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, earthy particles, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangue, मीन्स कि जो आपका अनवांटेड इम्प्योरिटी आपका उसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या, आपका सेंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थी पार्टिकल्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, ये सब अगर ओर में प्रेजेंट है अनवांटेड इम्प्योरिटीज तो उसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैंग। ठीक है, अब वो बोलता है बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द एनोड, और को पहले निकालने के लिए और से मेटल को निकालने से पहले इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज और गैंग, इस गैंग को क्या होता है पहले रिमूव करना पड़ता है अगर हम और से मेटल निकाल रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग और इम्प्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम और डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग, मीन्स कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आप एक मैग्नेटाइट प्रॉपर्टी जो आपका, मैं सपोज करो कि आयरन का ओर है तो आयरन का क्या, आप ए वाला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी से आप मैग्नेट वाला यूज करके मैग्नेट वाला एक बेल्ट लगा दोगे और क्या हो जाएगा, मैग्नेट में आपका ए आयरन पार्टिकल चिपक जाएगा और गैंग पार्टिकल हट जाएगा। तो ये आप केमिकल प्रॉपर्टी और आप फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकती हो। बाय द रिमूविंग द गैंग, ठीक है, वी गेट ए कंसंट्रेटेड और कंटेनिंग ए मच हायर परसेंटेज ऑफ मेटल। और हम लोग जैसे गैंग को रिमूव कर दिए हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए और गैंग को, तो हम लोग क्या मिल जाएंगे, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर मिल जाएगा। प्लीज नोट दैट कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं कि उसमें ओर में ज़्यादा आपका मेटल्स है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर देख लिए, इनरिचमेंट ऑफ ओर देख लिए। क्या कि गैंग किसको बोलते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटी जो
आपका क्या प्रेजेंट और में प्रेजेंट है, जैसे रॉकी मटेरियल, सैंड, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका, ईटीसी, ये सब अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे गैंग बोलेंगे। और गैंग को रिमूव करने के लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी सम डिफरेंस, ये डिपेंड किस पे करेगा, उस पर। और गैंग को हम कैसे अलग करेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। सपोज आप ये मैग्नेट वाला बताएं, आप चून के भी कर सकते हो, ठीक है, या आपके केमिकल प्रॉपर्टी केमियोथेरेपी, या आपका ये हो सकता है क्या सब्लिमेशन प्रोसेस आपका, ठीक है, फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह प्रोसेस से आप अलग कर सकते हो। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। आप समझ गए कंसंट्रेशन ऑफ और। अब आता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल। आप क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड और या इनरिचमेंट ऑफ और आपका मिला उसको आप कन्वर्ट करेंगे मेटल में, ठीक है। तो मेटल, ये तीन तरह का मेटल कैटेगरीज में बांटेंगे। पहले फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और, कंसंट्रेटेड और से अगर मेटल निकाल रहे हैं तो वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में हम लोग उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। 3 ग्रुप्स में क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। पहले मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मींस के हाईली रिएक्टिव मेटल को अलग रखेंगे, फिर मीडियम रिएक्टिविटी को, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को अलग रखेंगे, और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मतलब कि लेस रिएक्टिविटी या अनरिएक्टिव मेटल को अलग रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। फिर जिंक, आयरन, लीड और कॉपर को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। फिर कॉपर और मरकरी को क्या करेंगे, हीटिंग सल्फाइड इन एयर, रिडक्शन करेंगे बाय हीट एलोन, अकेले खाली हीट देंगे तो वो अलग हो जाएगा। फिर आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपके नेटिव स्टेट मतलब कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये 3 कैटेगरी में उसको रखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल बिलोंगिंग ऑफ टू दी एबव 3 कैटेगरीज। आप मतलब कि डिफरेंट मेथड यूज करेंगे मेटल को निकालने के लिए एबव 3 जो कैटेगरीज के हिसाब से। मैंगनीज मेटल लाइज जस्ट एबव जिंक इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। मैंगनीज मेटल जो है जिंक से जस्ट एबव आपका मैंगनीज मेटल लाइक करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। बट इट हैज नॉट बीन शोन इन फिगर, लेकिन ये फिगर में दिखाया नहीं गया, मीन्स कि जिंक से पहले आपका मैंगनीज होता है, ठीक। फिर मैंगनीज मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ अल्युमिनियम पाउडर एंड नॉट कार्बन। इसलिए मैंगनीज को अगर आप रिडक्शन करवा के ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो आपका अल्युमिनियम पाउडर के साथ करवाते हैं, ना कि कार्बन के साथ। किसके साथ करवाते हैं, अल्युमिनियम के साथ, क्योंकि जिंक से आपका ज़्यादा ए रिएक्टिव कौन है, मैंगनीज, इसलिए वहाँ पे अल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। अगर आपको मैंगनीज मेटल ऑब्टेन करना है उसके ऑक्साइड से तो रिडक्शन करवाते हैं, किसके साथ, अल्युमिनियम पाउडर के साथ। दिस इज बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन मैंगनीज। क्यों करते हैं अल्युमिनियम पाउडर को, क्योंकि कार्बन से जो है लेस रिएक्टिव है, किससे, मैंगनीज से। प्लीज नोट दैट कार्बन विच इज नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, लेकिन आपका कार्बन नॉन मेटल है जो मोर रिएक्टिव है, किससे, जिंक से, इसीलिए इट कैन बी प्लेस्ड जस्ट एबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए कार्बन को जिंक से एबव रख सकते हैं, मीन्स कि कार्बन यहाँ पे होता है, ठीक है। मैंगनीज और जिंक के बीच में कार्बन होता है, तो आपका यहाँ से बोल सकते हैं जिंक इन द रिएक्टिव। कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड ऑफ ऑल अदर मेटल्स बिलो द जिंक टू फॉर्म मेटल। और जिंक से जितने भी नीचे मेटल है उसको भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। मीन्स कि कार्बन खुद को क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस करवा देगा, ठीक है। मीन्स कि खुद में आपका ऑक्सीजन ऐड करके दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा देगा। खुद में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा के दूसरे में इलेक्ट्रॉन की रिड्यूशन करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट टीन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन लीड। आपका टीन ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, आपका लीड से, तो इट इज प्लेस्ड जस्ट एबव लीड से उसको ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में रख सकते हैं। ये एट अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन एज वेल एज बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर। कार्बन से रिडक्शन करके ऑक्साइड को निकाल सकते हैं, या सल्फाइड को और को हिट कर देंगे एयर में तो आप कॉपर को मिल सकता है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट कंसंट्रेटेड और इज एजेंशियल ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर।
अगर आप चाहते कि कॉन्सेंट्रेटेड और से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें तो एक एजेंशियल प्रोसेस है जिसमें आप मेटल कंपाउंड में क्या करें और में जो प्रेजेंट है मेटल कंपाउंड उसमें आपको रिडक्शन प्रोसेस करवाना जरूरी है। रिडक्शन मतलब खुद को क्या हो करे, वो में जो कंपाउंड आएगा खुद को ऑक्सीडाइज होकर उस मेटल को कंपाउंड को रिड्यूस करवा देगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। द मेथड ऑफ रिडक्शन टू बी यूज्ड डिपेंड ऑन दी रिएक्टर। अभी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे ना, तो वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़े थे, तो यहाँ पे यही रिडक्शन का जरूरत है। ठीक है, द मेथड ऑफ रिडक्शन टू बी यूज डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा रिडक्शन मेथड। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। अब पहला देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल का। तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिव सीरीज इन इट्स अपर पार्ट। कि आपका जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये आपके टॉप मोस्ट पे पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पार्ट में प्रेजेंट है। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विथ कार्बन। कार्बन से उसको रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं, इसलिए इसमें रिडक्शन नहीं होगा। तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में अगर मेटल्स प्रेजेंट है, ये सब के फॉर्म, पोटासियम क्लोराइड या पोटासियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर ये सब के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। मीन्स की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसमें करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज अबाउट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी मोल्टेन सॉल्ट। मोल्टेन सॉल्ट पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे वाटर को तोड़ना H2 में और O2 में, उसी तरह आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा ये Na और Cl में। तो Na आपका अलग हो जाएगा। मोल्टेन लेंगे, डिजोल्व नहीं लेंगे, वाटर एक्वस नहीं लेंगे, मोल्टेन लेंगे। अगर एक्वस लोगे तो क्या हो जाएगा? वाटर का H2 और O2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट है मेटल है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? मोल्टेन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मोल्टेन लेना पड़ेगा, एक्वस मत लेना। ठीक है, वाटर के साथ कभी मत लेना। उसके बाद क्या, एक इलेक्ट्रोड में आपका, कैथोड में आपका क्या हो जाएगा? कैथोड और एनोड। एनोड आपका पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपका Na+ इकट्ठा हो जाएगा और आपका एनोड में आपका Cl- आपका Cl क्लोरीन हो जाएगा। तो अब फिर आप कैथोड वाला बाहर निकाल लोगे, मेटल बाहर आ जाएगा, फिर आप इसको प्योरिफिकेशन करके आप वो मेटल बना सकते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड। कैसे निकाल सकते हैं? बाय दी, बोलेगा हाउ हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस्ड इन आर एक्सट्रैक्टेड। तो क्या बोलेंगे? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड्स। मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उसका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कैथोड जो है आपको क्या करेगा? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा और मेटल्स आयंस जो है मेटल्स में वहां पे बनेंगे। और डूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ऑफ मोल्टेन सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मोल्टेन सॉल्ट का आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, द मेटल आर ऑलवेज प्रोड्यूस एट कैथोड। आपका मेटल कहाँ मिलेगा? कैथोड में मिलेगा, मीन्स की नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आपका मेटल्स का मिलेगा। और समझ आ गया? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट मेटल आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। इसे क्यों होता है इसे? क्योंकि आपका जो मेटल आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन करते हैं, तो गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि आप बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज क्या करेगा? गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा और गर्ल्स क्या करेगी? बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या कभी गर्ल्स अट्रैक्ट होता है? एक्सेप्शन छोड़ देना। ठीक है, तो उसी तरह क्या करेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रोड की तरह अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो है मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, मीन्स की कैटायन होते हैं, और वो कैथोड मीन्स की नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, वहां पे प्रोड्यूस होता है। समझ आ गया? सॉल्ट आर मेल्टेड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस आर वेरी प्योर। जो मेटल एक्सट्रैक्टेड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा वो बहुत प्योर होता है।
ठीक है, दे डू नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपका कोई भी इम्प्योरिटीज कंटेन नहीं किया रहता है। तो व्हेन ए मोल्टेन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट से पास करके इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाए हैं मेटल क्लोराइड को, तो प्योर मेटल इज प्रोड्यूस्ड, प्योर मेटल आपका कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, कैथोड पे, एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड, और आपका क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा, एनोड में, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस बन जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका कैथोड पे मेटल प्रोड्यूस हो जाएंगे। व्हेन ए मोल्टेन मेटल ऑक्साइड, मोल्टेन लेंगे, डिजोल्व नहीं लेंगे, वाटर एक्वस नहीं लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्योर मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, जब आप मोल्टेन मेटल ऑक्साइड लोगे तो इलेक्ट्रोलाइज्ड जब करवाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट से, तो प्योर मेटल आपका कहाँ, कैथोड पे आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और ऑक्सीजन गैस आपका कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे आपको मिलेगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेड क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है, मोल्टेन क्लोराइड्स और मोल्टेन ऑक्साइड से आप निकाल सकते, किससे, आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से। वेयर एज अल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ऑक्साइड्स, मीन्स कि आपके जो है हाईली रिएक्टिव मेटल, आपके पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपका किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मोल्टेन क्लोराइड का, लेकिन अल्युमिनियम मेटल जो है वो किसका एक्सट्रैक्टेड होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ऑक्साइड का। सिर्फ अल्युमिनियम मेटल ही आपका बन सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन ऑक्साइड किस मेटल का होता है, तो क्या बोलोगे, अल्युमिनियम का, और क्लोराइड का किसका होता है, नहीं होता है, तो अल्युमिनियम का क्लोराइड, मोल्टेन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है। तो ये आप याद रखना। आप देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल निकाल रहे हैं, तो सोडियम मेटल में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को, क्या लेंगे, NaCl लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करेगा, Na और Cl2 में टूट जाएगा, फिर एक आप बैलेंस इक्वेशन कर लोगे, यहाँ पे Cl2 यहाँ पे 2 लगाओगे, सोडियम के आगे 2, मीन्स कि अगर आप 2 मोल आपका 2 वॉल्यूम आपका सोडियम, मीन्स कि 2 मोल आपका सोडियम मिल रहा है, तो 1 मोल आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। जब 2 मोल सोडियम क्लोराइड को आप तोड़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, तो 2 मोल आपका सोडियम मेटल मिलेगा और 1 मोल आपका क्लोरीन गैस मिलेंगे। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, मीन्स कि आप क्या करो, एक एपरेटस लो, यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप जमा कर लो, यहाँ पे NaCl ले लो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक अपरेटस ले लो, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, एक बैटरी से जोड़ दो, यहाँ पे आपका क्या है, A प्लस है और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आपका Na प्लस यहाँ पे इकट्ठा होगा, Na आएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन इकट्ठा होंगे, ठीक है। एनो क्या होगा, एक कैथोड पे आपका Na प्लस और कैथोड पे आपका क्या है, कैथोड पे आपका माइनस चार्ज है, कैथोड पे माइनस है ना, तो माइनस आके इलेक्ट्रॉन आएंगे और आपका क्या बना देगा, Na बना देगा, और एनोड पे आपका क्लोरीन और क्या करेगा, क्लोरीन और माइनस रिड्यूस करेगा, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन क्या बन जाएगा, Cl2 गैस में, मीन्स कि यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, और सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मीन्स कि यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये समझ में आ गया। तो वी कैन, ये प्रोसेस है आपका क्या चीज़ का, आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप बोलता है कि वी कैन नॉट यूज एक्वस, हम पहले बोले ना पानी नहीं लेना है, वी कैन नॉट यूज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल, क्योंकि हम लोग एक्वस नहीं लेंगे, क्योंकि वी इफ विल electrolyze an aqueous solution of sodium chloride, then as soon as sodium metal is produced at cathode it will react with water, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। हम लोग को जो सोडियम मिलना चाहिए, लेकिन वाटर से वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसलिए हम लोग को मेटल क्या लेना, मोल्टेन लेना है, एक्वस नहीं लेना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉट सोडियम मेटल, जो एक्वायर्ड आप लोग का प्रोडक्ट होगा, मेटल होगा, वो नहीं मिलने छोड़ के क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसलिए हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड नहीं लेंगे। प्लीज नोट दैट
सोडियम मेटल, पोटासियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटासियम क्लोराइड। कैल्शियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और मैग्नीशियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। आप क्या करते हैं, अल्युमिनियम मेटल का कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो ठीक है। तो अल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या लेंगे, मोल्टेन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जेटे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे Al अल्युमिनियम और आपका ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। आप जैसे 2 मोल अल्युमिनियम ऑक्साइड को लोगे तो 4 मोल आपको अल्युमिनियम मेटल मिलेगा और 3 मोल आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। द फॉर्मेशन ऑफ अल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन, आपका जो अल्युमिनियम है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो एक कैथोड में मिलेगा और ऑक्सीजन आपका एनोड में मिलेगा, मीन्स कि ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड में मिलेगा और ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में मिलेगा। द फॉर्मेशन ऑफ अल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, क्या करेगा इसमें कि अल्युमिनियम जो है Al3+ टूटेगा, पॉजिटिवली चार्ज अल्युमिनियम आयंस आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और वहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या रहेंगे, वहाँ पे रिड्यूस जो गेट रिड्यूस्ड किसमें, अल्युमिनियम एटम आपके एटम में रिड्यूस हो जाएंगे और ये प्योर फॉर्म होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से क्या इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें, अल्युमिनियम में मिल जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करवाएगा, मीन्स कि जैसे पॉजिटिव में जाएगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस करवाएगा और क्या ऑक्सीजन गैस में बन जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन ऐसा था। कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन ए लेता और अल्युमिनियम बनता, और एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या करता, प्लस देता, मतलब प्लस को शो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का माइनस होना। तो O2 अगर बनेगा O2, तो O2 - 2 है और -4 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। मीन्स कि यही रिएक्शन को आप लिख सकते हो O2- पे आप लिख सकते हो क्या, O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। यही आप यहाँ से लिखोगे, बैलेंस करोगे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, प्लस राइट साइड में लिख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन, या इधर लेफ्ट साइड इसी को लिख देंगे तो इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो एट एनोड पे आपका ये रिएक्शन होंगे। अब आता है क्या, अल्युमिनियम आपका बॉक्साइड से निकलता है, ठीक है। प्योरीफाइड जब ऑक्साइड को करते हैं तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक से, ठीक। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो आपकी क्या क्या, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड ETC, जो मॉडरेटली एलिमेंट था आपके मेटल्स थे, उसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे रिएक्टिव मेटल्स का। द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ कार्बन, अल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। मीन्स कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है उस मिडिल में, जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो हैं, अगर उसको हम एक्सट्रैक्टेड करेंगे, निकालेंगे तो रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन, उसके ऑक्साइड को रिडक्शन करवाएंगे, किसके हेल्प से, कार्बन, अल्युमिनियम या सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। जो उससे ज़्यादा आपका रिएक्टिव रहेगा उसी से आप क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। और आपके जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे, हायर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल थे, उसको क्या इलेक्ट्रोलाइटिक करवाए थे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए थे। लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ में क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे कोई दूसरे मेटल एलिमेंट के साथ, या चाहे वो कार्बन हो, अल्युमिनियम हो, सोडियम हो या कैल्शियम हो, लेकिन क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड का करवाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अकर इन नेचर एज ऑक्साइड बट अदर अकर देयर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, लेकिन कुछ जो है कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में पाया जाता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, तो ये ईजियर है निकालने की उसके ऑक्साइड से बाय रिडक्शन के थ्रू, लेकिन फ्रॉम कार्बोनेट और सल्फाइड। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में तो ईजियर है, निकाल लोगे मेटल को इजीली रिडक्शन के थ्रू, लेकिन अगर कार्बोनेट का और सल्फाइड है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन और कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड और अगर कार्बोनेट और सल्फाइड है तो बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे और रोस्टिंग है, ठीक है, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग वहाँ पे करते हैं। तो 2 प्रोसेस है, बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ और जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। पहले कार्बोनेट और सल्फाइड और को किसमें चेंज करेंगे, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। मेटल ऑक्साइड के तो प्रोसेस किसके थ्रू कर सकते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, क्या कैल्सिनेशन के थ्रू कर सकते हैं या रोस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। द मेथड टू बी यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ओर,
और पे डिपेंड करेगा कि कौन प्रोसेस हमको यूज करना है, कैल्सिनेशन करना है या रोस्टिंग करना है। तो कार्बोनेट और रहा तो उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे किसके थ्रू से, कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू से। अगर सल्फाइड और रहा तो इसको किससे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे किसके प्रोसेस से, रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है वो जानेंगे पहले। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कैल्सिनेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्बोनेट और को हीट करते हैं स्ट्रिंगली और किसे, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन में, लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं उसको, तो कार्बोनेट और आपका किसमें, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। सी फॉर कैल्सिनेशन और सी फॉर कार्बोनेट, तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट को करते हैं, ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। कि आपका कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं एब्सेंस, एयर के एब्सेंस में या लिमिटेड एयर में, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट किसमें हो जाए, मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक अकर्स है जिंक कार्बोनेट इन कैलामीन, कैलामीन और में आपका जिंक कार्बोनेट होता है। तो जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे एब्सेंस ऑफ एयर में और किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज डन बाय कैल्सिनेशन, ठीक है। तो व्हेन कैलामीन ऑयल मतलब और कैलामीन और मीन्स के जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, व्हेन कैलामीन इज कैल्साइंड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कि जिंक कार्बोनेट को आप क्या लिए, कार्बोनेट और हो गया, कैलामीन और लिए, अब इसको कैल्सिनेशन किए कि मीन्स कि एब्सेंस ऑफ एयर में इसको क्या करवाए, जिंक कार्बोनेट को हीट करवाएं, कैल्सिनेशन करवाएं, तो क्या टूटेगा, जिंक ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर आ जाएगा। तो कैल्सिनेशन कन्वर्ट इनटू जिंक कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कन्वर्ट्स जिंक कार्बोनेट टू जिंक ऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या किया, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में चेंज कर दिया इन एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। अब रोस्टिंग क्या होता है, एक वैसा प्रोसेस होता है जो सल्फाइड और को क्या करे, आपको स्ट्रांगली हीटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर यहाँ पे उपस्थित होता है और उसको किस पे कन्वर्ट करता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। सल्फाइड कैसे याद करोगे, आर फॉर रोस्टिंग और इस बाद एस फॉर, आर एस आता है ना, आर के बाद एस, तो रोस्टिंग सल्फाइड, रोस्टिंग सल्फाइड, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, ठीक है। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं कि आपको रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका सल्फाइड और को स्ट्रांगली हीट करते हैं, एयर के प्रेजेंस में एयर का सप्लाई देते हैं और किसमें चेंज हो जाए वो, मेटल ऑक्साइड में, तो उसे हम रोस्टिंग बोलते हैं। जिंक अकर सल्फाइड इन जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड में आपका जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड और में आपका जिंक सल्फाइड मीन्स की सल्फाइड वहां पे सल्फर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट जिंक मेटल फ्रॉम जिंक सल्फाइड देन जिंक सल्फाइड हैज टू कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड फर्स्ट, दिस इज डन बाय रोस्टिंग। उसको कैसे करेंगे, रोस्टिंग के थ्रू करेंगे। व्हेन जिंक ब्लेंड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टेड, ठीक है, रोस्टेड मतलब एयर सप्लाई कर रहे हैं, इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए, हीट किए, इसकी रोस्टिंग प्रोसेस करवाए एयर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। इक्वेशन को आपको बैलेंस खुद करना है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बना लेगा और क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। रोस्टिंग कन्वर्ट जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड। रोस्टिंग क्या करता है, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जिंक सल्फाइड को, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट देखते हैं कि द मेटल ऑक्साइड obtained by calcination or roasting of ores are converted to free metals by using reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों इसको बोलते हैं, जो खुद को ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करे, मीन्स की खुद को में क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, कि मीन्स की एडिशन ऑफ क्या हो जाए, आपका ऑक्सीजन, मीन्स की एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो लाइक कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड आपको मिला किसके थ्रू, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू, आप उसको फ्री मेटल में चेंज करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, रिडक्शन का यूज करेंगे, किसके हेल्प से, कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम या कैल्शियम के यूज से। द रिड्यूसिंग एजेंट यूज डिपेंड ऑन
केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। मीन्स कि आपका क्या आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट किस पे डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्टिविटी जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस पे, केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है उस मेटल से। ठीक है, आप देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। आप क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ मैंगनीज मेटल को आप देखे थे कि मैंगनीज कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव कौन था, मैंगनीज था, इसीलिए कार्बन की जगह पे अल्युमिनियम पाउडर ले रहे थे वहां पे रिडक्शन करवाने के लिए क्या, मैंगनीज को। लेकिन आप जिंक जो है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कार्बन है, इसलिए आप जिंक यहाँ पे आप देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। द ऑक्साइड ऑफ कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, निकल, लीड, टीन, लीड, कॉपर आर यूजुअली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन। मीन्स कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है कार्बन से, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, वो आप कार्बन को रिड्यूस, कार्बन से क्या करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकती हो। कार्बन को यूज करते हुए उस लोग को क्या करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकती हो। कार्बन को कैसा यूज करते हुए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद को ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करे, खुद अपने ऑक्सीडेशन में चला जाए, जिसका आपका एक क्या हो जाए, आयंस में बन जाए, मीन्स की पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, आप चलो देखते हैं इन द रिडक्शन बाय कार्बन द मेटल ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ कार्बन। क्या इन द रिडक्शन बाय कार्बन में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो है कार्बन से मिक्स्ड होता है, रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोक। कोक होता है क्या, कोयला को क्या पहले करवाना, कोक बना लेना। ठीक है, हीटेड इन ए फर्नेस एंड हीटेड इन ए फर्नेस। कार्बन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। अब कार्बन क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किसमें करता है, फ्री मेटल में रिड्यूस कर देता है। हेयर इज एन एग्जाम्पल। समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट से के हेल्प से आपका जिंक को, आयरन को, निकल को, टीन को, लीड को, कॉपर को आप रिड्यूस करवा सकते हो। मीन्स की मेटल ऑक्साइड से आप मेटल बना सकते हो कार्बन के हेल्प से। कार्बन खुद को क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा, और आपके जो मेटल ऑक्साइड हैं जिसको आप रिड्यूस करवा रहे हो वो खुद किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे देख लो, जिंक मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन और कोक। कार्बन और कोक से क्या करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड को, उसको रिडक्शन करवाएंगे। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन, जिंक पहले जिंक सल्फाइड का फॉर्म में था, क्या किए थे, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट किए थे, रोस्टिंग करवाए थे ना, रोस्टिंग करवाए थे तो ये क्या हुआ था, जिंक ब्लेंड था। रोस्टिंग का प्रेजेंट में हीट करवाए थे तो क्या बना था, जिंक ऑक्साइड, और क्या बना था, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना था। तो ये जिंक ऑक्साइड को आप क्या, कार्बन से रिएक्ट करवाएंगे। कार्बन से जैसे रिएक्ट करवाएंगे जिंक बाहर हो जाएगा, क्या कि कार्बन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, कार्बन मोर रिएक्टिव है और जिंक लेस रिएक्टिव है, तो क्या बना लेगा, जिंक बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा। और इस तरह से आप क्या, जिंक को प्योर मेटल के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो कार्बन इज ए चीप रिड्यूसिंग एजेंट। आपका कार्बन क्या है, चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, सस्ता है, इसलिए कंटामिनेट द मेटल, और हम लोग इजीली से प्रॉफिटेबली हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं। तो ये जिंक ब्लेंड और हो गया, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड आपका व्हाइट लग रहा है, एक कैलेमीन हो गया, कैलेमीन और आपका जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, पहले आपको जिंक कार्बोनेट को किसमें, कैल्सिनेशन के हेल्प से इन द एब्सेंस ऑफ एयर आपको हीट करना है, किसमें चेंज करना है, जिंक ऑक्साइड। अगर आपका जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड और है, तो उसको भी आपको रोस्टिंग के प्रेजेंस में, मतलब कि एयर के प्रेजेंस में आपको स्ट्रांगली हीट करना होगा, और जिंक ऑक्साइड में पहले चेंज कर देगा। फिर जिंक ऑक्साइड को क्या करोगे, कार्बन से रिएक्ट करवा दोगे, तो आप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, और डिस्प्लेसमेंट में जिंक बाहर निकल जाएगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आगे बोलता है क्या, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हेमेटाइट से भी आप निकाल सकते हो सिंपली। ठीक है, फिर विथ कार्बन से क्या करो, हेमेटाइट Fe2O3 ले लो प्लस कार्बन, क्या हो जाएगा, आपका आयरन बाहर निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, आयरन यहाँ से प्योर मेटल आपका निकल जाएगा। उसी तरह टीन और लीड आर एल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ कार्बन। लीड और टीन भी आपको कार्बन के उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम वो मेटल निकाल सकते हैं कार्बन के हेल्प से। ठीक है, इवन द लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन। जो लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर भी, उसको भी कॉपर ऑक्साइड को अगर आप निकालना चाह रहे हो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को, तो कार्बन के हेल्प से आप निकाल सकते हो। आप देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ अल्युमिनियम, मैंगनीज मेटल का ना, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आपका एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली है।
ठीक है, तो इसको जो रिड्यूस कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है तो उसके लिए तो अल्मोनियम लाना पड़ेगा। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ अल्मोनियम, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक अल्मोनियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। मीन्स कि ये आपका मोर रिएक्टिव मेटल है तो इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट को तरह यूज कर सकते हो। अल्मोनियम यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दोज केसेस वेयर मेटल ऑक्साइड इज कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। जो जिंक से आपका मोर रिएक्टिव है उसमें आपको अल्मोनियम का यूज करना होगा रिड्यूसिंग एजेंट के तरह, विच कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरली क्या कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकता है। दिस इज बिकॉज ए मोर रिएक्टिव मेटल, क्यों कि ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। मीन्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ शो कर सकता है कि मेटल अल्मोनियम जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल के उसके ऑक्साइड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करवा देगा, और डिस्प्लेस करवा के वहाँ पे खुद वो मेटल मेटल ऑक्साइड बना लेगा अल्मोनियम ऑक्साइड, और फ्री मेटल को बाहर निकाल देगा जो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज एंड क्रोमियम मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ अल्मोनियम पाउडर। मीन्स की मैंगनीज है और क्रोमियम मेटल जो दो मेटल है, आप उसको अल्मोनियम पाउडर के रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करके, अल्मोनियम पाउडर को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करके आप क्रोमियम मेटल और मैंगनीज मेटल उसके ऑक्साइड से, मैंगनीज ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड से आप रिडक्शन के थ्रू निकाल सकते हो, प्योर निकाल सकते हो, मेटल निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है मैंगनीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ अल्मोनियम पाउडर एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अल्मोनियम क्या पाउडर क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। मीन्स की MnO2 लिए, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है और आप क्या किए अल्मोनियम पाउडर यहाँ पे ले लिए, वो दोनों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। क्या करेगा, आपका मैंगनीज बाहर निकल जाएगा और आपका अल्मोनियम ऑक्साइड आ जाएंगे। ठीक है, अल्मोनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो मैंगनीज ऑक्साइड को डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे अल्मोनियम ऑक्साइड से, अल्मोनियम पाउडर से, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट करेगा। अल्मोनियम आपका मोर रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो क्या करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस करके भगा देगा बाहर और आपका अल्मोनियम ऑक्साइड बना लेगा, तो मैंगनीज आपका बन गया। इसी तरह आपका क्रोमियम अगर आया Cr2O7 तो अल्मोनियम आएगा Al2O3 और क्रोमियम बाहर बन जाएगा। इस तरह आप बना सकते हो। तो आपका यहाँ पे देखो हीट रिलीज होगा, इस रिएक्शन में आपका बहुत सारे हीट रिलीज होंगे। तो आपके ये जो रिएक्शन होंगे मैंगनीज मेटल जो अल्मोनियम पाउडर से निकालोगे, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन MnO2 विच इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दी एग्जाम्पल कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, और द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ अल्मोनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पे आपको बहुत सारे हिट मिलेंगे, इसलिए प्रोड्यूस होगा, इस रिएक्शन करवाओगे तब, तो इसीलिए वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब आपका रिडक्शन करवाओगे किसका, मैंगनीज डाइऑक्साइड को अल्मोनियम के साथ में, तो वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अल्मोनियम इज ए एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए उसका कम। ठीक है, समझ आ गया। मोल्टेन स्टेट होना चाहिए कोई भी पाएंगे। अब आता है क्या, थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। यहाँ पे यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड अल्मोनियम पाउडर। तो यहाँ पे आपका क्या दो तरह का यूज किए थे, तो विच आर कॉमनली वी कैलकुलेट दैट टू रिड्यूसिंग एजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे हम लोग जो यूज किए कार्बन और अल्मोनियम पाउडर का यूज किए रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट के तरह पे। द यूज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मेटल आज एक्सट्रैक्शन मेटल विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेज। आपका जो सोडियम और आपका कैल्शियम मेटल का जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेगा वो आप 11 में या 12 में पढ़ोगे, हायर क्लासेज में पढ़ोगे। ठीक है, अब आता है थर्माइट रिएक्शन। अब क्या आता है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन ना क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वो अल्मोनियम जब फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जब अल्मोनियम के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या करता है, अल्मोनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करके अल्मोनियम ऑक्साइड और आयरन बना देता है और हीट वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसलिए वो रेलवे ट्रैक में यूज किया जाता है। आपका थर्माइट रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज किया जाता है, वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन क्या बोलेंगे, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग अल्मोनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट रिएक्शन किसको बोलेंगे, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, the reduction of metal oxide to form metal by using aluminum powder as a reducing agent।
मीन्स कि अल्युमिनियम पाउडर को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हुए मेटल को रिडक्शन करवाएं, मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करवाएं टू फॉर्म मेटल बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं थर्माट रिएक्शन। या बोल सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ अल्युमिनियम, ठीक है, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम टू फॉर्म मेटल, ठीक है, टू फॉर्म मेटल एंड मेटल ऑक्साइड देन इट कॉल्ड थर्माट रिएक्शन, तो उसको भी बोलेंगे थर्माट रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। या बोल सकते हो कि थर्माट रिएक्शन एग्जांपल Fe2, क्या बोलेंगे, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग, तो इसको बोलेंगे थर्माट रिएक्शन या थर्माट प्रोसेस। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ अल्युमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक, उसमें क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है इस रिएक्शन में, थर्माट रिएक्शन में, इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, जिसमें लार्ज अमाउंट, इसलिए वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट, इसलिए वहाँ पे मेटल आपका जो मिलेगा मेटल ऑक्साइड से, जो मेटल आपका प्योर मिलेगा वो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन बाय अल्युमिनियम इज मेड यूज इन थर्माट वेल्डिंग, एक यहाँ थर्माट वेल्डिंग में यूज करते हैं फॉर ज्वाइनिंग द ब्रोकन पीसेस ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स। आपका रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है, गिर्डर्स में यूज होता है, करेक्ट मशीन पास जहाँ मशीन के पार्ट्स टूट जाते हैं वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपका थर्माट रिएक्शन का यूज होता है, थर्माट वेल्डिंग का यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड में रिएक्शन करवा देते हैं अल्युमिनियम से, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आयरन मेटल इज प्रोड्यूस कहाँ कहाँ यूज होता है, गिर्डर में, रेलवे ट्रैक्स में, और करेक्ट मशीन पार्ट, जहाँ मशीन पार्ट टूट जाते हैं आयरन को जोड़ना होता है वहाँ पे उसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेलवे ट्रैक को जोड़ रहा है, यही थर्माट रिएक्शन को यूज करते हुए क्या किया कि Fe2O3 मीन्स की फेरिक ऑक्साइड ले लिया गया है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में क्या, अल्युमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और अल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और क्या बना देगा, आपका आयरन बाहर निकाल देगा और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। तो रिएक्शन करवाएंगे तो FeAl2O3 और हीट प्रोड्यूस करेगा। द मोल्टेन आयरन इज देन poured बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेज टू वेल्ड देम, और क्या बोलता है कि जो मोल्टेन आयरन यहाँ से निकला और वो मोल्टेन स्टेट में जो निकले आयरन, वो क्या करेंगे, आयरन पीस के बीच में जो वेल्ड जहाँ करना है ब्रोकन पार्ट में वहाँ पे डाल देते हैं टू ज्वाइन देम, और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्युमिनोथर्मी या थर्माट वेल्डिंग, इसको अल्युमिनोथर्मी भी बोलते हैं या थर्माट वेल्डिंग भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जहाँ पे मोल्टेन आयरन इज poured बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीस टू वेल्ड देम। तो थर्माट वेल्डिंग क्या है, थर्माट वेल्डिंग उसको बोलते हैं Fe2O3, जहाँ आयरन ऑक्साइड जब अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं थर्माट वेल्डिंग या अल्युमिनोथर्मी, ठीक है। थर्माट वेल्डिंग मेक्स यूज फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्युमिनियम, थर्माट वेल्डिंग क्या बनाता है, एक यूज बनाता है किसका, अल्युमिनियम के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, आप क्या आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल मीन्स के सबसे लेस, तीसरा नंबर का जो बहुत कम रिएक्टिव है। अब क्या होता है कि द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में आप देखे होंगे तो आपके जो कॉपर हो गया, सिल्वर, का सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सबसे नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट एलोन, अगर उसको इस ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर दोगे तो ऑक्सीजन और आपके मेटल में टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड कॉपर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट एलोन, अगर आप मरकरी और कॉपर को सिंपली उसके ऑक्साइड को हीट कर देते हो तो वो कॉपर और मरकरी मेटल में मिल जाएंगे उसके ऑक्साइड से, जब हीट कर देते हो, सिंपली हीट करते हो तो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी इज ए लेस रिएक्टिव मेटल विच इज क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में आपका क्वाइट लो में है। मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड, सीना बार होता है ना HGS, तो इसको और को सल्फाइड और इन एयर, उसको सिर्फ एयर में अगर आप हीट कर देते हो तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, आपका मरकरी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मरकरी मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सल्फाइड और called cinnabar which is actually mercury sulfide. The extraction of mercury from cinnabar और involve the following two steps. सबसे पहले क्या होगा, HGS सल्फाइड और आया ना सिनाबार में,
तो सबसे पहले वहाँ पे रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग मतलब कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको पहले हीट करना होगा और क्या बनाना पड़ेगा, आपका मरकरी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। मरकरी ऑक्साइड बनाने के बाद उसके बाद सिंपली आप हीट करोगे तो मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। मीन्स कि 2 स्टेप में करना होगा। पहला स्टेप में क्या हो रहा, कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड मीन्स कि सिनाबार और को रोस्टेड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जो हमको क्या देगा, मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्म। क्या बनाएगा, मरकरी ऑक्साइड। मीन्स कि HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में रोस्टिंग करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, HgO और SO2 गैस बन जाएगा। एक इक्वेशन को आपको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली जो आपका HgO बना, मरकरी ऑक्साइड HgO बना, उसको हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा मरकरी मेटल में। मरकरी मेटल में डिकम्पोज करेगा और ऑक्सीजन में, और वहां से ये आप मेटल को यूज कर सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में आप किए हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मरकरी सल्फाइड को, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, उसको मरकरी सल्फाइड, मरकरी 2 सल्फाइड को हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, और मरकरी 2 ऑक्साइड को बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखते हैं। ये आपको मरकरी का समझ में आ गया। आप कॉपर का भी इसी तरह है ना, कॉपर और मरकरी को हम सिंपली आप हीट करके ये मेटल में रिडक्शन करवा सकते हो। तो कॉपर का, तो कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर। क्या होता है, उसका कॉपर ग्लेंस होता है Cu2S फॉर्मूला, तो उसको भी 2 स्टेप में हमको करना पड़ेगा। पहले कॉपर ग्लेंस जो है उसको रोस्टिंग के प्रोसेस में, एयर के प्रोसेस में रोस्टिंग करवाना पड़ेगा, रोस्टिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा, मीन्स कि हीट करना पड़ेगा। तो कॉपर Cu2S, कॉपर 1S सल्फाइड को क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में हीट किए, रोस्टिंग करवाएं। ठीक है, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड को Cu2O में, मीन्स कि कॉपर 1 ऑक्साइड में टूटेगा। टूटने के बाद और SO2 में, अब ये Cu2O को क्या करेंगे, सिंपली Cu2S कॉपर सल्फाइड यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ देखो, व्हेन ए गुड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड, देन दी सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड। आप क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे, इन दी अब्सेंस ऑफ एयर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड अबव रिएक्ट विथ द रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड। आप क्या करेगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आप कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बना देगा, सल्फर कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड जब हीट कर देंगे। तो क्या बोला कि यहाँ पे आप कॉपर 2S को जब हीट किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करवाएं, तो CO2O आपके लार्ज अमाउंट में बन गया, उसी में बनेगा। और उसी में जब बना तो दोनों कॉपर 2S आपका कॉपर 1 सल्फाइड मीन्स की क्यूप्रिक सल्फाइड और आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद जब आप इसको सिंपली हीट करोगे तो कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड में आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड etc विच अकर इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग एलोन। इसको हीट से आप सिंपली हीट करोगे तो इसको आप नहीं मिल सकता, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, दे नीड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन या अल्युमिनियम का आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा इस मेटल के साथ में। ठीक है, आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, 2 स्टेप पढ़ गए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर बना दिए या इंक्रीजमेंट ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ मेटल्स, या आप क्या बोल दिए, कन्वर्टेड कंसंट्रेट और टू मेटल में कन्वर्ट कर दिए। आप प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स मीन्स की रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करवा दें, जो मेटल्स को निकाले आप उसको प्योर बनाना है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। किसको बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इम्प्योर मेटल जो आपको मिला, प्योर करने का प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मीन्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो उस मेटल में, तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म बन जाएगा। इम्प्योर मेटल आपका किस में बन जाएगा, प्योर मेटल में। तो क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाना है, रिफाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपके क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। मेनी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, टीन, लीड, क्रोमियम और निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। क्या करना है, इसी तरह आप एक बीकर लेना है। ठीक है, थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। आपका जो थिक मेटल है एनोड का बना देना है। एनोड जो बनेगा, थिक मेटल जो बनेगा, एनोड जो बनेगा आपका इम्प्योर मेटल का बना देना है, इम्प्योर मेटल का बना देना। और जो आप थीन वाला बनाओगे, थीन, ये आपका प्योर मेटल का बना देना है। किसका बनाना है,
प्योर मेटल का। ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो गई। अब क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है। यहाँ पे बैटरी जोड़ के यहाँ पे बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है, आप क्या बोल रहा है कि थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड। जो थिक ब्लॉक आपका जो इम्प्योर मेटल का बनना होना चाहिए, एनोड जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका किसका बना होना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका इम्प्योर मेटल का। ठीक है, और थिन स्ट्रिप जो आपका है किसका बनना चाहिए, प्योर मेटल का, इज मेड कैथोड, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाना है। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल सॉल्ट डाल देना है, जैसे NaCl लगा दिए इलेक्ट्रोलाइट की तरह। आप क्या करेगा, ANaCl, यहाँ से ये आपका मेटल क्या हो गए, यहाँ पे Cl ए आपका, और ए आपका जो आपका मेटल है इम्प्योर मेटल आपको प्योर, ए आपका कुछ समय के बाद देखोगे ये मोटा हो जाएगा दूसरे में, और ये आपका पतला हो जाएगा। आप क्या बोल रहा है इसके बाद कि आप देखो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर मेटल डिजोल्व फ्रॉम एनोड एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपके जो इम्प्योर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिए इस एपरेटस, देखो सेम, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया गया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, इम्प्योरिटी। आप क्या होगा, पास करवा दिए तो एनोड से आपके मेटल जो इम्प्योर मेटल है डिजोल्व होकर कहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएगा, एंड प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक डिपॉजिट ऑन द कैथोड। और प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, आपके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएंगे, इसकी इकट्ठा होने लगेगा। और द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर मेटल गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योरिटीज है इम्प्योर मेटल का, वो कहाँ, सोल्यूशन में चला जाएगा। वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम। और जो आपका जो इम्प्योरिटी जो इनसोल्यूबल है आपके वाटर में, वो कहाँ सेटल, आपके इस तरह मड की तरह यहाँ पे आपके मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगी। ऑफ द एनोड एज ए एनोड मड में आपका जमा हो जाएगा। यू विल नॉट टेक एन एग्जाम्पल टू मेक द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल मोर क्लियर, लेट अस डिस्क्राइब। आपको क्या करना है, आपको वाटर सॉल्ट लेना, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट लेना है टू बी रिफाइंड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर सल्फेट आप ले सकते हो, एस्टिफाइड ले लिए, वाटर में आपको मिला दिए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बना दिए। आपके एक कॉपर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, मतलब आपका किसका लेना है, नेगेटिव आपका वो लेना है, किसका लेना है, इम्प्योर मेटल का लेना है, और प्योर मेटल आपको कैथोड बनाना है, मीन्स की नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाना है। आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ए कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक करवा रहे हैं, तो कॉपर एपरेटस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हैज शोन इन फिगर 83। क्या बोला गया, इम्प्योर कॉपर ले लिए हैं, मोटा वाला जो रोड में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, एनोड में आपका इम्प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर आपका किसमें, कैथोड में है, मीन्स की नेगेटिव इलेक्ट्रोड में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपका वाटर और एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट उसमें घोल दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि दी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कंटेनिंग एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या, कॉपर सल्फेट एस्टिफाइड, इसकी एचडी कॉपर सल्फेट यहाँ पे कंटेन किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एस्टिफाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स कि कॉपर सल्फेट जो है सोल्यूशन वो किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एस्टिफाइड कर दिया गया है। ये थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल कॉपर मेटल इज मेड एनोड। और थिक ब्लॉक जो बना हुआ है इम्प्योर कॉपर मेटल का बना हुआ है, जो एनोड है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल इज मेड कैथोड। और जो थिन आपका जो कॉपर मेटल का है बना हुआ है, थिन वाला स्ट्रिप, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है बैटरी के, उसको कैथोड बना दिए। ऑन आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिजोल्व। आप क्या हो रहा है, एक कॉपर जो इम्प्योर कॉपर है वो डिजोल्व हो रहा है कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में, और आपका गोज इनटू कॉपर सल्फेट, और क्या वो बना रहा है, गोज इनटू कॉपर सल्फेट, और कहाँ जा रहा है, कॉपर सल्फेट में जा रहा है सोल्यूशन में, एंड प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड। आप क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट यहाँ से कॉपर सल्फेट प्योर होके जो कॉपर प्योर बन रहा है, कॉपर 2+, वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इलेक्ट्रोड में, आपका ये कैथोड में जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। द प्योर कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कैथोड। आपका प्योर मेटल कहाँ मिलेगा, कॉपर मेटल आपकी कैथोड में मिलेगा। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गोज इनटू द सॉल्यूशन वेयरएज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कलेक्ट बिलो द एनोड। आपके जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज सोल्यूबल है वो आपके सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज आपके इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल नहीं हो सकता है, वो आपके एनोड में, एनोड मोड की तरह आपका इकट्ठा हो जाएगा। ये समझ में आया। अब आता क्या कि कॉपर सल्फेट, यहाँ से देखिए कॉपर सल्फेट कैथोड पे आपका जो रिएक्शन बनेगा, कॉपर टू प्योरिफिकेशन, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, एनोड कैथोड पे कॉपर बन जाएगा। एनोड पे क्या करेगा,
ये 2 माइनस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, कॉपर 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉपर एट इम्प्योर एनोड से, ठीक है। एट एनोड पे आपका रिएक्शन कॉपर 2 प्लस बनेगा और कैथोड पे आपका कॉपर बनेगा। कैथोड पे क्या, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, कॉपर। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपका क्या, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर आयंस आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एट द कैथोड। आपका कॉपर आयंस कहाँ ले रहा है, कॉपर सल्फेट से सोल्यूशन से कैथोड पे, एंड पुट इनटू द सोल्यूशन एट द एनोड, और कहाँ पर रख रहा है, एनोड पे रख रहा है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द मेटालिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर, क्रूड कॉपर विच इज बीइंग रिफाइंड। अब क्या होता है कि मेटालिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट जो है इम्प्योर में क्या होगा, तो द मेटालिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। क्या हो सकता है, जो मेटालिक इंप्योरिटीज होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव हो सकता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में पास हो जाएगा एंड रिमेन देयर, और रिमेन रहेगा वहीं पे। और ऑन द अदर हैंड अगर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर, तो क्या हो जाएगा, कलेक्ट एट द बॉटम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिलो एनोड। अगर आपका रहा मोर रिएक्टिव रहा तो इम्प्योरिटीज सोलूबल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, और अगर लेस सोलूबल अगर रहा, मतलब कि लेस रिएक्टिव रहा जैसे गोल्ड वगैरह, तो आपके कहाँ, एनोड के नीचे आपका एनोड मड की तरह फिर वो फॉर्म कर लेगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड, और फिर गोल्ड और सिल्वर मेटल को हम लोग एनोड मड से रिकवर्ड कर लेंगे। दिस पिक्चर शोज impure copper anode being transferred to the electrolytic tank for refining और प्योरीफिकेशन। यहाँ पे कॉपर जो इम्प्योर है वो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक पे ले जा रहा है, क्योंकि प्योरीफिकेशन करवाने के लिए। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए दो पर्पसेज है, इट रिफाइंस प्योरीफाइज द मेटल कंसर्न, जो मेटल है उसको क्या करता है, रिफाइन करता है, और ए एनेबल टू रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल, और अदर वैल्यूएबल मेटल को भी हम लोग क्या करते हैं, एनेबल योग होता है निकालने के लिए, जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन दी मेटल बीइंग रिफाइंड। हम लोग गोल्ड और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको भी हम लोग एनेबल रिकवर कर लेते हैं इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो एक समरी हम लोग जो प्योर आप कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, उसका एक समरी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को मिनरल या ओर्स मिलेंगे, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर बनाएंगे। फिर कंसंट्रेशन और हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, 3 कैटेगरी में बांटा गया, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में बांटा गया, फिर लेस रिएक्टिव मेटल में बांटा गया। फिर अगर हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करवाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, मोल्टेन ओर को मोल्टेन बना के इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, क्लोराइड और ऑक्साइड। अगर आपके अल्मोनियम ऑक्साइड में करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और बाकी सब क्लोराइड में करेगा, और बाकी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएंगे। कंसंट्रेटेड और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो गया तो उसको दो और में मिलेगा, पहले कार्बोनेट और या सल्फाइड और। अगर ऑक्साइड है तो सिंपली आप कार्बन या एल्युमिनियम के प्रेजेंस में क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो। तो अगर कार्बोनेट और में है तो उसको पहले कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा, कैल्सिनेशन मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करवाना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में बनाना होगा। अगर सल्फाइड और है तो उसको रोस्टिंग मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर में सल्फाइड और को क्या करना होगा, आपको हीट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सल्फाइड और आपका मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड में चेंज होने के बाद रिडक्शन करवा दो, किसके साथ, कार्बन या अल्युमिनियम के साथ। मीन्स कि अगर कार्बन से लेस रिएक्टिव है तो रिडक्शन हो जाएगा, अगर आपका कार्बन से मोर रिएक्टिव है तो आपको अल्युमिनियम लाना पड़ेगा। मैग्नीज और क्रोमियम को करवाने के लिए अल्युमिनियम लाना पड़ता है, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल यहाँ से मिलेगा, फिर रिफाइनिंग करवा दो, रिफाइनिंग किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा दो या इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, यहाँ से आपको फिर प्योर मेटल मिल जाएगा। रिफाइनिंग क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, इम्प्योर मेटल जो मिला उसको आप प्योर बना देते हो तो उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग। फिर कंसंट्रेटेड और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड और है, तो पहले रोस्टिंग करवाओ, क्या करवाओ, रोस्टिंग करवाओ, इम्प्योर मेटल बनेगा, इम्प्योर मेटल को फिर रिफाइनिंग करवा दो। आज सिंपली हीट करवाने पड़ता है, लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं सिंपली हीट करवाने पड़ता है। सल्फाइड और है तो पहले रोस्टिंग करवा के मेटल ऑक्साइड में बनाना होता है। मेटल ऑक्साइड को फिर जैसे आपका ये मरकरी और कॉपर करता है, ठीक है। तो मरकरी HgS को पहले सल्फाइड ये आपको रोस्टिंग करवाना पड़ेगा, HgO बनाना पड़ेगा, HgO को फिर सिंपली हीट करोगे तो Hg और O2 में टूट जाएगा, फिर रिफाइनिंग करवा दो, फिर प्योर मेटल आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका था शॉर्ट फॉर्म, आप याद करके इसे चार्ट बना के याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रोजन। अब नेक्स्ट आता है क्रोजन।
कोरोजन आता है। तो कोरोजन क्या बोलते हैं कि वैसा जो वो क्या होता है, मेटल को रिएक्ट कर जाता है एयर मॉइस्चर और हमको क्या मिले, अनवांटेड प्रोडक्ट मिले, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। द ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मेटल्स को धीरे धीरे खाना एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से, या केमिकल जैसे एसिड उस पर पड़ जाए उसके सरफेस पर, तो उसको क्या करना, धीरे धीरे मेटल्स को खाने को उगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ आयरन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच अल्टीमेटली ईट अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। आपका कोरोजन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक वो एयर उसमें मिलता रहे, मॉइस्चर मिलता रहे, केमिकल मिलता रहे, तो आपको मेटल्स को जब तक वो पूरा एंड ना हो जाए तब तक आपका रिएक्शन चलता रहेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पिक्चर में कोरोजन ऑफ आयरन रस्टिंग हो गया है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, कोरोजन समझ में आ गया। क्या हो, कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करे आपके एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल से ऑन देयर सरफेस, और क्या मिले हमको, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन ए डैम्प एयर और वाटर, एयर और वाटर में फॉर कंसिडरेबल टाइम के लिए छोड़ दें तो इट गेट्स कवर्ड विथ ए रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ये कैसा मिल जाता है, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस मिल जाता है, उसी को रस्ट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आपके जैसे आप क्या करो, आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो और वाटर, एक्स वाटर से रिएक्ट करवा दो। ठीक है, ये क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 वाटर बना लेगा। यही आपका रिएक्शन है, मीन्स कि आयरन को Fe+O2+X वाटर को जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 वाटर आपका मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। एक्स वेरीज मतलब कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपका डस्ट का जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। ठीक है, रिएक्शन आपको समझ में आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन का देख लिए रिएक्शन। अब आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जरूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। एक आपका प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये दोनों प्रेजेंट है तभी आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स बोथ एयर एंड वाटर, मीन्स कि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए या कोरोजन ऑफ आयरन के लिए आपको एयर और वाटर दोनों कंडीशन की जरूरत पड़ता है। तो डैम्प एयर एलोन सप्लाइज बोथ दी थिंग्स। अगर डैम्प एयर मतलब मॉइस्चर एयर होता है, वहाँ पे एयर और वाटर दोनों होता है प्रेजेंट, और जो रिक्वायर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। ऑर्डिनरी वाटर एलोन एल्सो सप्लाइज बोथ दी थिंग्स। अगर ऑर्डिनरी वाटर भी है तो दोनों सप्लाई करता है, एयर को भी और वाटर को भी, जो रस्टिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आता है एक्सपेरिमेंट टू शो आपको क्या, आयरन रिक्वायर्स बोथ एयर एंड वाटर। एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है दोनों को रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे देखो क्या बोला है कि इन द फर्स्ट 3 स्टेप्स में देखें, 3 टेस्ट ट्यूब लेने बोला गया है। पुट 1 क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करो, एक आयरन नेल को रख दो और रबर कोट से फिक्स्ड कर दो। इन द फर्स्ट, कि आपको दोनों को जरूरी है कि एयर वाटर तो तभी रस्टिंग होगा, वो आपको कंडीशन बता रहा है एक्सपेरिमेंट करके। इन दिस दी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेन आयरन नेल। आपका फर्स्ट कंटेंट ट्यूब में क्या किया हुआ है, आयरन है, वहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है टू ड्राई एयर, मीन्स कि सिर्फ वहाँ पे वाटर है, वाटरी फ्री एयर है, मीन्स कि वाटर है, फ्री एयर है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाटर है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द डैम्प एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। डैम्प एयर जो प्रेजेंट है, एंड मेक इट ड्राई। इन दिस वे द आयरन नेल इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन ड्राई एयर। सिर्फ वहाँ पे आपका क्या है, ड्राई एयर है। अगर वहाँ पे मॉइस्चर है तो क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया गया है, जो एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है। एनहाइड्रस में वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर वाटर तो वाटर क्या ऑब्जर्व कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड आपका वाटर ऑब्जर्व कर लेगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, ड्राई एयर लेना बोल रहा है। तो वहाँ देखो, दिस टेस्ट ट्यूब इज केप्ट असाइड फॉर अबाउट 1 वीक, और 1 वीक इसको रख दिए हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, इन दी सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयरन नेल, उसमें भी बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इसमें रखनी है, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर रख दिए हुए। और बॉइल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व एयर, वहाँ पे कोई एयर ऑक्सीजन नहीं है। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग रिमूव्स ऑल द डिजॉल्व एयर फ्रॉम इट। बॉइल कर दिए तो इसमें जो एयर था वो क्या था, हट गया।
ए लेयर ऑफ ऑयल इज पुट ओवर बॉइल्ड वाटर, और क्या करो एयर ऑयल का लेयर डाल दो जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन ना आ सके। इन दिस स्टेप टू प्रिवेंट द आउटसाइड एयर फ्रॉम मिक्सिंग विथ बॉइल्ड वाटर, कि आप क्या हो सके कोई वाटर से मिल सके, इसलिए बॉइल्ड वाटर में क्या करो एक बूंद ऑयल डाल दो, एक पॉइंट, ठीक है। एक लेयर में वहाँ पे आप तेल डाल दो, देखो तेल डाला है ना, ऑयल डाल दो। इन दिस वे क्या हो सके बॉइल्ड वाटर और आपका ये जो ऑर्डिनरी वाटर है वो दोनों मिल ना सके, अगर मिले, ठीक है। तो इन दिस वे द आयरन नेल इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन ए एयर फ्री बॉइल्ड वाटर, मीन्स कि यहाँ पे एयर नहीं है और यहाँ पे आपका वाटर नहीं है, ठीक है, नहीं है। आप क्या बोलो, द माउथ ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड विथ ए कॉर्क, आप दोनों के ऊपर क्या लगा, कॉर्क लगा दो, एंड इट इज केप्ट ए साइड फॉर ए अबाउट 1 वीक, और एक वीक के लिए छोड़ दो। अब तीसरा बोला है कि तीसरा में दोनों डाल के अनबॉइल्ड वाटर लो, और दोनों इसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है, डैम्प्ड एयर मतलब वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, उसमें आप क्या करो आयरन को डाल के छोड़ दो, ठीक है, और एक सप्ताह के लिए उसको भी छोड़ दो। आप देखोगे कि आप फर्स्ट और सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में उसमें कोई रस्टिंग नहीं होगा, मीन्स कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ए और बी में आपका कोई आपका रस्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपका सी में रस्ट देखोगे कि टेकिंग प्लेस, आपका रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपको ये काला काला दिख रहा है बिंदु बिंदु, ये आपका रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमको पता चला क्या कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आयरन में अगर रस्ट लगाना है तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, एयर और वाटर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अकेले एयर या अकेले वाटर आपका रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड इफ डैम्प एयर इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन ऑब्जेक्ट। अगर रस्टिंग को आप बचाना चाहते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाना चाहते हो, तो डैम्प्ड एयर को उसके कॉन्टैक्ट में अलाउ नहीं करना चाहिए, कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाहिए, तब आपका रस्ट नहीं लगेगा। आप प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं कि कैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकती हो। तो पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पहला उसमें क्या करो पेंट लगा दो, तो उसमें आप देखते होंगे कि आप घर वगैरह में जब आयरन का चीज़ बनता है गेट वगैरह, तो उसमें पेंट चढ़ाते हैं क्योंकि वो रस्टिंग से बच सके। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। क्या करो ग्रीस और ऑयल लगा दो। देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल टूल एंड मशीन पार्ट जो होता है आयरन और स्टील का बना होता है, उसमें ग्रीस और ऑयल लगा देते हैं क्योंकि वो रस्टिंग से बच सके। तो पहला आप पेंटिंग कर दो, दूसरा आप ग्रीस और ऑयल उस पर लगा दो अप्लाई करके, तीसरा आप ग्लेवनाइजेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्लेवनाइजेशन। ग्लेवनाइजेशन एक वैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन दी आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक आपका जिंक मेटल का थिन लेयर का डिपॉजिट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लेवनाइजेशन। तो एक हम ग्लेवनाइजेशन से रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। ग्लेवनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एंड आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक मेटल। मोल्टन जिंक मेटल में क्या करते हैं, उसको आप आयरन को ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो एक थिन लेयर ऑफ वहाँ पे आपका जिंक मेटल का लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लेवनाइजेशन। क्योंकि हाव ए मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज एबल टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। क्योंकि जिंक आपका मोर रिएक्टिव मेटल है जो आपको आयरन क्या कर सकता है, बचा सकता है, रस्ट लगने से वो बचा सकता है। ठीक है, अब आता है द गैल्वेनाइज्ड आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ ब्रेक अकर्स इन दी जिंक लेयर। अगर जिंक लेयर्स में भी अगर ब्रेक आ जाता है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन अगर है तो वो रस्टिंग से बचा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैसे, 3 प्रोसेस तो देख लिए, चौथा प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर टिन का प्लेटिंग कर देते हैं या क्रोमियम का प्लेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखते होंगे टेप ऑफ आयरन और स्टील हैज बीन क्रोमियम प्लेटेड। यहाँ पे इसलिए चमकता हुआ आपको जो दिखता होगा ना, ये आपका टेप नल, ठीक है, टेप जो नल दिखता होगा वो आपका किसका कोटिंग किया हुआ है, आपका क्रोमियम का प्लेटेड किया हुआ है। टीन एंड क्रोमियम मेटल आर रेजिस्टेंस टू क्रोजन। आपका टीन और क्रोमियम मेटल जो है वो क्रोजन का रेजिस्टेंस है, मीन्स की प्रतिरोधक है। व्हेन ए थिन लेयर ऑफ टीन मेटल और क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देन द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। तो अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से अगर हम क्या क्रोमियम मेटल और टीन मेटल का अगर थिन लेयर चढ़ा देते हैं आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम किसी रस्टिंग से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टिफिन बॉक्सेज मेड ऑफ स्टील, निकल प्लेटेड, ये सब का हम बचा सकते हैं। टिफिन बॉक्सेज बिकॉज इट इज नॉन पॉइजनस। टीन इज यूज्ड फॉर प्लेटिंग टिफिन बॉक्सेज
इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो नॉन पॉइजनस होता है और कंटामिनेटेड फूड केप्ट इन देम, और उसको अच्छा से हम लोग फूड को रख सकते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टेप बाय साइकिल हैंडल, जो चमकता हुआ वहाँ पे क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं जिससे वो रस्टिंग से क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में अगर बनाना है तो वहाँ पे एलाइन कर देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, एलाइन कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। क्रोमियम और निकल, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन में क्या करते हैं, क्रोमियम और निकल का एलाइड चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, तो ये क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है, और जो आयरन को रस्ट होने से बचाता है। तो स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, इसीलिए हम लोग कुकिंग यूटेंसिल, स्नैप्स, सीजर्स वगैरह बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे किससे बना हुआ है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल से बना हुआ है। आप क्रोजन ऑफ अल्मुनियम देखेंगे, ठीक है, क्रोजन ऑफ अल्मुनियम देखेंगे, क्रोजन ऑफ अल्मुनियम, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर द अल्मुनियम वेसल लूजेज इट्स शाइनी वेरी सुन आफ्टर यूज। आप क्या होता है कि अल्मुनियम ऑक्साइड, अल्मुनियम के लेयर पे आपका एक वेसल पे, उसके ऊपर पे क्या बना लेता है, एक अल्मुनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है जो उसको डल बना देता है, जो क्या कराता है, क्रोजन है, क्या है, अल्मुनियम का क्रोजन बना लेता है। तो ए थिन लेयर ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर क्रोजन, और वही वो ऑक्साइड जो लेयर बना लेता है अल्मुनियम के ऊपर पे, सरफेस पे, वही क्या करता है, फर्दर क्रोजन से उसको बचाता है। समटाइम्स क्रोजन इज यूजफुल, और समटाइम्स क्रोजन क्या है, यूजफुल है। यहाँ पे अल्मुनियम के लिए ये क्या है, यूजफुल है। एक कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू क्रोजन इज अल्मुनियम, कि एक कॉमन मेटल जो हाईली क्रोजन के हाईली रेजिस्टेंस है वो कौन है, अल्मुनियम है। अब नेक्स्ट आता है द लेयर ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड, ठीक है, the layer of aluminum oxide on the surface of aluminum object can be made thicker by electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम अगर अल्मुनियम ऑक्साइड का लेयर को क्या कर सकते हैं, ऑन दी अल्मुनियम के सरफेस पे थिकर बना सकते हैं। और क्या है, टू गिव देम इवन मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोजन, और क्रोजन से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक अल्मुनियम ऑक्साइड के लेयर हम चढ़ा सकते हैं, कहाँ पे, अल्मुनियम ऑब्जेक्ट पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स कि अल्मुनियम के ऊपर के एक लेयर चढ़ाना, किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड के का लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अल्मुनियम ऑब्जेक्ट इज मेड एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इन विच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या होता है कि यहाँ अल्मुनियम ऑब्जेक्ट आपका एनोड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस, एनोडाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड ऑन अल्मुनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें थिक लेयर अल्मुनियम ऑक्साइड का एक थिक लेयर अल्मुनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ाते हैं, बाय मेकिंग इट एनोड, उसको एनोड बनाते हुए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं वहाँ पे। तो अल्मुनियम ऑब्जेक्ट जो है प्रेशर कुकर वगैरह में बनाने में यूज होता है। अब आता है क्रोजन ऑफ कॉपर। क्रोजन ऑफ कॉपर में आप देखते होंगे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक लेयर बना लेता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि टू फॉर्म ग्रीन लेयर बना लेता है, कॉपर के ऑब्जेक्ट पे आपका ग्रीन लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये ग्रीन लेयर क्या है, कुछ नहीं है, कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो आपका कॉपर का क्रोजन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बना लेता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक लेयर बना लेता है बेसिक, जो ग्रीन कोटिंग मोस्ट पे चढ़ जाता है। सिंस कॉपर मेटल इज ए लो इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कम है, द क्रोजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो, इसलिए कॉपर मेटल का जो क्रोजन होता है बहुत स्लो होता है। मीन्स क्या लेयर बना लेता है वहाँ पे, कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक लेयर बना लेता है। किसी के कॉन्टेक्ट में कॉपर रिएक्ट स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ और वाटर ऑफ एयर टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका क्रोजन किसका बनाता है, कॉपर कार्बोनेट का एक क्रोजन बना लेता है। मीन्स कि आपका एक क्रोजन का प्रोडक्ट है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का कलर होता है। ठीक है, आप रेड ब्राउन का कलर अगेन आप उसको रब कर देते हो, और ग्रीन कलर बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द क्रोडेड कॉपर वेसल्स एंड मेक्स देम लुक शाइनी।
ठीक है। जब इसको डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर डाल देते हो, क्लीन करवा देते हो क्रोडेड कॉपर वेसल्स को, तो वो फिर अपना कलर ले लेता है। अब आता है क्रोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर जो है क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बना ले, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। कोई एक ब्लैक कोटिंग बना लेता है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। ये एयर में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाने के छोड़कर वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो है सिल्वर ऑर्नामेंट और सिल्वर आर्टिकल्स ग्रेजुअली टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन, मीन्स की क्रोजन ऑफ सिल्वर हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड ऑन द सरफेस ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये प्रेजेंट इन एयर। मीन्स की क्या हुआ है, एजी जो है, एज आपका क्या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ जो प्रेजेंट है वहाँ से वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, AgS बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। मीन्स किसका क्रोजन बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड AgS का एक लेयर बना लेता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। सिल्वर मेटल इज यूज टू मेक सिल्वर क्वाइंस सिल्वर क्वाइंस बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, सिल्वर वेयर, ठीक है, सिल्वर उटेंसिल्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, बिकॉज इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ये बहुत कम क्रोजन लगता है और ब्राइट शाइन नेचर के कारण ये सब डेकोरेटिव वगैरह की चीज़ का, ज्वेलरी वगैरह चीज़ के लिए बनाने में यूज होता है। ये जो क्रोजन लगता है कैसा लगता है, सिल्वर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो प्रेजेंट होता है एयर से, उससे रिएक्ट करके आपका ब्लैक कोटिंग बना लेता है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, उसको साफ करने के लिए सिल्वर यही एसिड जो यूज करते हैं, एसिड से उसको फिर आप चमका सकते हो, अच्छा कर सकते हो। फिर आता है द केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। आपका गोल्ड का कलर जो होता है येलो होता है, शाइनी मेटल होता है। गोल्ड मेटल डज नॉट करोड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। जब आप उसको एटमॉस्फेयर में डाल दोगे तो भी वो क्रोजन नहीं लगता। गोल्ड डज नॉट करोड बिकॉज हीट इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव मेटल है। आप देख सकते हैं गोल्ड मेटल यूज्ड इन द लिप फॉर्म ऑफ ए गोल्डन टेम्पल एज इट इज हाईली अनरिएक्टिव डज नॉट करोड ऑन एक्सपोजर टू एयर। आप गोल्डन मेटल टेम्पल में देखोगे कि एक लीफ तरफ ये जो गोल्डन आपका यूज किया गया है गोल्ड मेटल, वो अनरिएक्टिव है। एग्जाम जब भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो बस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एयर, वाटर, वेपर एंड अदर गैसेज। लेकिन एक्वा रीजियम में ये सोलूबल है, मीन्स की 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड में अगर वो मिला दें उसका मिक्सचर, तो इसमें क्या हो जाएगा, गोल्ड उसमें आपका मेल्ट कर जाएगा, क्रोड कर जाएगा। सिंस गोल्ड डज नॉट क्रोड देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट लुक न्यू आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ यूज। सेवरल ईयर्स यूज भी कर लिए हैं तब भी गोल्ड आपका कैसा लगता है, चमकता है, न्यू ही लगता है। गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट ब्राइट शाइनी सरफेस। गोल्ड को हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं इसलिए, और हाई रेजिस्टेंस टू क्रोजन, क्रोजन के लिए हाई रेजिस्टेंस है और आपका शाइनी सरफेस ब्राइट है उसका, इसलिए हम लोग गोल्ड का यूज करते हैं कहाँ पे, ज्वेलरी बनाने में। प्लेटिनम जो है अनदर मेटल है विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू क्रोजन। ये भी आपका हाईली क्रोजन है, किसका, रेजिस्टेंस के क्रोजन का, आपका क्रोजन के हाईली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अनदर मेटल है प्लेटिनम, जो इसीलिए प्लेटिनम को हम लोग क्या सिर्फ डिजॉल्व कौन कर सकता है, गोल्ड और सिल्वर को, आपका प्लेटिनम को एक्वा रीजिया। प्लेटिनम जो होता है व्हाइट मेटल होता है और विथ सिल्वरी सैंड, चांदी जैसा लगता है प्लेटिनम देखने में। प्लेटिनम को हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं क्योंकि ये ब्राइट शाइनी सरफेस होता है और हाई रेजिस्टेंस टू क्रोजन होता है, इसलिए विच डू नॉट क्रोड इजिली सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड टिटानियम। टिटानियम, प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर जो इजिली क्रोड, उसमें क्रोजन जंग नहीं लगता है। अब आता है नेक्स्ट आता है क्या, एलॉयज। एलॉयज किसको बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ दो मेटल के कंपोजिशन को मिला देते हैं। अल्मुनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग। आपका अल्मुनियम मेटल क्या होता है, हल्का होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड एलॉयज ऑफ अल्मुनियम विथ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कॉल्ड डुरेलियम, उसको क्या बोलते हैं, डुरेलियम बोलते हैं, इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। अल्मुनियम आपका सिर्फ क्या होता है, लाइट होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मजबूत नहीं होता है। लेकिन एलॉय ऑफ अल्मुनियम के साथ कोई और मेटल, दे मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय किसको बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। ठीक है, एलॉय में अगर आपका क्या हो जाता है कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू क्रोजन, ये सब सारा आपका बढ़ जाता है, मतलब कि आपका अच्छा हो जाता है एलॉयज में। ठीक है, इसीलिए हम लोग डुरेलियम को बनाते हैं। डुरेलियम में क्या करते हैं, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम विथ किसके साथ, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इसको बोलते हैं डुरालुमिनीन। ठीक है,
उसमें क्या करते हैं, ये लाइट भी है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। डूरालुमीन इज लाइट एंड इज स्ट्रॉन्ग, सो इसको हम लोग एयरक्राफ्ट बॉडीज बनाने में के लिए यूज करते हैं। सिर्फ एल्युमिनियम के नहीं, एल्युमिनियम के साथ कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज मीन्स कि डूरालुमीन को अगर हम लोग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट हार्ड, बट एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम विथ मैग्नीशियम कॉल्ड मैग्नीलियम इज लाइट एज वेल एज हार्ड। ठीक है, मैग्नीलियम मतलब दो चीज से बना हुआ, किससे किससे, आपका बना हुआ है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। एलॉयज हैव प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट मेटल। एलॉयज का डिफरेंट मेटल प्रॉपर्टीज जो होता है आपका मेटल से डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बोलता है कि बट व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.1% से 1.5% अगर मिक्सड कर देते हैं आयरन में, तो वो क्या बन जाता है, एलॉय कॉल्ड स्टील। अगर आयरन में आप कार्बन को ऐड कर देते हो, आयरन में अगर मिक्स कर देते हो क्या, कार्बन को, तो इसको बोलते हैं स्टील। ठीक है, दिस एलॉय ऑफ आयरन कॉल्ड स्टील इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन से ज़्यादा हार्ड होता है, क्रोजन भी, आपका जंग भी नहीं लगेगा। एंड इट एल्सो रस्ट लेस रेडली देन प्योर आयरन, और उसमें जंग भी लगेगा तो स्लोली लगेगा, प्योर आयरन से भी कम लगेगा, और उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। व्हेन आयरन मेटल इज अलाउड विथ मेटल सच एज क्रोमियम एंड निकल, वी गेट एन एलॉय कॉल्ड, ठीक है, जिंक, ठीक है, गेट एन एलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील विच इज स्ट्रॉन्ग, टफ एंड डज नॉट रस्ट एट ऑल। मीन्स के स्टेनलेस स्टील आपको बनाना है, एलॉय बनाना है आयरन का, तो अगर क्रोमियम और निकल के साथ प्रेजेंट करवा दो, मिला दो, तो ये आपको एलॉय बन जाएगा। और वो एलॉय क्या है, स्टेनलेस स्टील है, जो हार्ड भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, टफ भी हो जाएगा, और रस्ट जल्दी से नहीं लगेगा। अब होता है कि एन एलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल्स का, और ए मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, एलॉय आपका होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स का, मेटल और स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। जैसे ब्रास आपका 2 मेटल्स का एलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। स्टील आपका एलॉय है मेटल का, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल है, आयरन एंड कार्बन का। स्टील किसका है, आयरन एंड कार्बन का। ब्रास, ब्रोंज आपका क्या है, कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का, ब्रोंज आपका कॉपर और टिन का आपका एलॉय है। कॉपर प्लस टिन एक किसका है, ब्रोंज का, ब्रोंज का है। ठीक है, आपका ब्रास क्या है, कॉपर प्लस जिंक। कुत्ता निकला जर्मनी। ठीक है, जर्मन सिल्वर का आपका क्या नाम है, कुत्ता, कॉपर जिंक और कॉपर से बना हुआ, कुत्ता कॉपर जिंक निकला जर्मनी, जेड एन जिंक, जिंक से बना हुआ है, कॉपर जिंक कुत्ता निकला जर्मनी, मीन्स कि कॉपर निकल और आपका जिंक से बना हुआ है। ठीक है, क्या आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसके बना हुआ है, कॉपर निकेल एंड आपका जिंक से बना हुआ है। तो ये सब एलॉय आपके इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। तो एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग द वेरियस मेटल इन मोल्टेन स्टेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। एलॉय कैसे बनाते हैं, दो से ज़्यादा मेटल को मोल्टेन स्टेट में एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में मिलाते हैं और फिर कूलिंग कर देते हैं देयर मिक्सचर को एट रूम टेम्परेचर पे, तो ये आपका एलॉय बन जाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय। प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे एलॉय का बना रहा है, मोल्टेन मेटल आर मिक्स्ड देन अलाउड टू कूल। पहले उसको 2 मोल्टेन मेटल को मिलाएगा और उस पर क्या करेगा, कूल करेगा, तो आपका एलॉय बन जाएगी। आप क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, जो मेटल से बना उससे अलग हो जाएगा। एलॉयज का जो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा मेटल से, हार्डर भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका मोर रेजिस्टेंस हो जाएगा क्रोजन का, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा। एलॉय का ये हो जाएगा प्योर मेटल से। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। सम ऑफ द कॉमन एलॉयज आर डूरालुमीन एंड डूरालियम। ये आपका क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम से बना हुआ है। मैग्नीलियम ये आपका एल्युमिनियम और मैंगनीज से बना हुआ है। स्टील, स्टील आपका आयरन और आपका कार्बन से बना हुआ है। स्टील, स्टेनलेस स्टील आपका किसका बना हुआ है, आयरन, क्रोमियम और निकल से बना हुआ है। ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ है। ब्रोंज आपका किससे बना हुआ है, ब्रोंज आपका कॉपर और टिन से बना हुआ है। अमलगम, अमलगम मतलब आपका मरकरी के साथ मेटल है, यहाँ पे मरकरी है। ठीक है, सोल्डर। डूरालिमीन एंड मैग्नीलियम एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ठीक है, किसका है, एल्युमिनियम का है। स्टील एंड स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, आयरन का है।
ब्रास एंड ब्रोंज किसका एलॉय है? कॉपर का है। सोल्डर किसका है? सोल्डर आपका लीड का है, लीड के साथ टीन है, लीड एंड टीन का एलॉय है। सोल्डर आपका लीड और टीन का आपका है, लीड और टीन से बना हुआ है सोल्डर, ठीक है। वेयर एज अमलगम आर दी एलॉयज ऑफ मरकरी, लेकिन अमलगम किसका है? एलॉयज का मरकरी है, ठीक है। डिस्कस्ड ड्यूरेलिन स्टील एंड स्टील ब्रीफली, अब हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रास, ब्रास किसका किसका बना हुआ है? ब्रास आपका कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है, 80% कॉपर और 20% जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ये मलेबल ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको बनाने में वेसल्स वगैरह यूज, फ्लावर वेस वगैरह फिटिंग के लिए बनाने में यूज करते हैं। ब्रोंज आपका कॉपर एंड टीन से बना हुआ है, 90% कॉपर और 10% टीन ब्रोंज से बना हुआ है। इसको आप स्टेचू बनाने में, क्वेंस बनाने में, मेडल्स बनाने में, कुकिंग उटेंसिल्स बनाने में, शिप्स का प्रोपेल्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका लेस कंडक्टिव, प्योर मेटल से उसका कंडक्टिविटी जो होता है लेस होता है। सोल्डर, सोल्डर किसका किसका होता है? एलॉय लीड और टीन का होता है, लीड और टीन का 50% लीड होता है, 50% टीन होता है, ठीक है। ये प्योर मेटल से उसका एलॉय जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो लेस होता है। सोल्डर जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो उसको सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक वायर को टुगेदर करने के, जोड़ने में, उसको सोल्डरिंग करने के लिए आपका यूज किया जाता है सोल्डर का। अमलगम, अमलगम किसका है? मरकरी मेटल, एलॉय ऑफ मरकरी मेटल विथ वन अदर मेटल, जैसे आप सोडियम अमलगम बोल सकते हैं, सोडियम और मरकरी का आपका एलॉय है, तो इसको हम बोलते हैं अमलगम। एलॉयज ऑफ गोल्ड अब देखते हैं, ठीक है। अमलगम समझ आ गया। एलॉयज ऑफ गोल्ड, ये प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट, जैसे आप मास नापते हैं ना केजी में, तो आप गोल्ड का प्योरिटी नापते हो तो कैरेट में, तो 24 कैरेट का अगर गोल्ड है तो आपका प्योर है, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स। आप सुने होंगे घर में कि अगर 24 कैरेट, 24 कैरेट्स बोलते होंगे तो आपका गोल्ड प्योर है, प्योर है, आपका आटा का जैसा लगेगा, उसको आप पहन नहीं सकते, बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें आपका 22 कैरेट आपका प्योर गोल्ड होता है और 2 कैरेट आपका सिल्वर या कॉपर उसमें मिलाया जाता है जब आप ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाते हो तो, ठीक है। अब आता है आयरन पिलर्स सेट दिल्ली। आपका आयरन पिलर्स जो कुतुब मीनार बना हुआ है दिल्ली में, वो 400 BC में बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें करोजन नहीं हुआ है, क्योंकि आयरन पिलर्स दिल्ली एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी के द्वारा बनाया गया है और उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो रस्टेड, इट हैज नॉट रस्टेड एट ऑल, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसमें एलॉय से वो बनाया गया है। किससे बनाया गया है? एलॉय से बनाया गया है। आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा किसी तरह का तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।